नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। इक्कीसवीं सदी का भारत पर्यावरण रक्षा के लिए स्पष्ट रोड मैप के साथ कर रहा है प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैंग्रोव पहल मिष्टी की लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। बत्तीस साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। उस पर 1 लाख रुपए का भी लगाया गया जुर्माना। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद बहनगाम में अप डाउन लाइनों पर सुचारू रूप से बहाल हुआ यातायात। 170 से ज्यादा मृतकों की अब तक हो चुकी है पहचान। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट 2023 में देश के विश्वविद्यालयों में आईआईएससी बेंगलुरु नंबर 1, इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास ने मारी बाजी। आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन संस्थानों में अव्वल। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर विश्व इस मोड़ पर है कि मौजूदा चुनौतियों के बीच धरती के हर इंसान को प्रत्येक दिन को पर्यावरण दिवस मानकर गंभीरता से पहल करनी होगी। और इसी संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने कल अपने वीडियो संदेश में, जहां भारत के विकास और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाकर हरित विकास यात्रा के अहम बिंदुओं को रेखांकित किया, तो वहीं ये भी कहा कि मिशन लाइफ आने वाले समय में पूरे विश्व में पर्यावरण का मजबूत कवच बनेगा। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने वीडियो संदेश के जरिए कहा कि गरीब और विकासशील देश कुछ विकसित देशों की गलत नीतियों की कीमत चुका रहे हैं और भारत ऐसे विकसित देशों के साथ जलवायु न्याय के विषय को मजबूती से उठाता रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने विकास के लिए किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही बड़े पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्षों में हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर बल दिया। वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए नए नए विचारों और समाधानों को दिखाया गया। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाले सामूहिक प्रयास के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयुक्त प्रयासों से ही हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और स्वच्छ भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने मिष्टी द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम स्कीम का उद्घाटन किया। मिष्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव और सुरक्षित भी रहेगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 3 बड़े क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम भारत ने चलाए हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ ही साथ इंडस्ट्री क्षेत्र के ट्रांजिशन के लिए लीड आईटी जैसे कार्यक्रम को, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम को पूरे दुनिया भर में समर्थन मिला। मुझे बताते हुए खुशी है कि इस बार जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर हम बना रहे हैं, तो भारत ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए दुनिया भर के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा करी। विश्व के पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दुनिया का हर देश निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर सोचे। लंबे समय तक दुनिया के बड़े और आधुनिक देशों में विकास का जो मॉडल बना, वो बहुत विरोधाभासी है। इस विकास मॉडल में पर्यावरण को लेकर बस ये सोच थी कि पहले हम अपने देश का विकास कर लें, फिर बाद में पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। इससे ऐसे देशों ने विकास के लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन पूरे विश्व के पर्यावरण को उनके विकसित होने की कीमत चुकानी पड़ी।
भारत पर्यावरणीय प्रबंध और ई मोबिलिटी में अगुवाई कर रहा है। साथ मिलकर हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहां हरियाली हो और आने वाली पीढ़ियां प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकें। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में वन विभाग की तरफ से विश्व पर्यावरण दिवस पर रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के सभी 58,000 ग्राम पंचायतों और नगर निकायों में पर्यावरण संरक्षण के लिए ऑनलाइन माध्यम से शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक शॉर्ट वीडियो भी दिखाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 1972 में पर्यावरण के प्रति चिंता व्यक्त की गई थी। उन्होंने कहा कि देश में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है और प्रदेश भर में 35 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी हमने वायु को भी प्रदूषित कर दिया, जल को भी प्रदूषित कर दिया, पृथ्वी को भी प्रदूषित कर दिया, तो इसका दुष्प्रभाव कहां पड़ा है? जलवायु परिवर्तन पर इसका असर पड़ा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बना है। यानी हम इस प्रकार की ऊर्जा को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करेंगे जो पर्यावरण के अनुकूल हो, कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए अनेक प्रयास विगत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। आपने देखा होगा आज ग्राम पंचायतों में और शहरी क्षेत्रों में भी स्ट्रीट लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट लग गई ना। कितने ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइट है। ग्राम पंचायत सभी ग्राम प्रधानगण अपने हाथ खड़ा करें जहां पर उनके गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट चमक रही, एलईडी बल्ब चमक रहे होंगे, बिजली के बल्ब चमक रहे होंगे। और जो बल्ब चमक रहे हैं ऊपर बहुत ज्यादा संख्या में, वे सभी एलईडी स्ट्रीट लाइट वही है। यानी वह अगर एक सामान्य बल्ब 100 वाट का जितना आपको बिजली देगा, ये मात्र 5 वाट का बल्ब ही उतने में बिजली आपको, एलईडी बल्ब उतने की बिजली दे देगा। यानी आप 92 वाट का यह कार्बन उत्सर्जन कम स्वतः एक बल्ब ही कर दे रहा है। ऊर्जा की भी कम खपत और कार्बन उत्सर्जन भी कम। दूसरा, एक जैसी लाइट जब दिखती है तो एक अलग शाइनिंग होती है, अलग शोभा होती है। आपने देखा होगा किस प्रकार से आज नगर एक जैसी दुधिया लाइट से चमकते हुए और जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। गांव-गांव में भी बिजली होती है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर गोरखपुर क्लब में स्वनिधि महोत्सव और योजना के प्रति जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने रेहड़ी पटरी दुकानदारों का सम्मान और 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की तरफ से लगी प्रदर्शनी का अवलोकन के साथ साथ विभिन्न योजना के लाभार्थियों को चेक देकर उनके साथ संवाद भी स्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया कि हमें स्वच्छता और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश में इसके 12 लाख से अधिक लाभार्थी हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनता के हितों के लिए संकल्पित है। होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की एक एक योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के स्वावलंबन के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। पहले गरीबों का बैंक में खाता नहीं खुलता था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहला काम हर गरीब का बैंक में खाता खुलवा करके किया। आज देश के अंदर 48 करोड़ से अधिक गरीबों का बैंक में अपना खाता है और सरकार का सारा पैसा उसी बैंक खाते में जाता है। स्वच्छता का ध्यान हमें रखना होगा, सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहना पड़ेगा।
क्योंकि ठेले, बहुत सारे ठेले लगते हैं एक साथ। अगर हम व्यवस्थित रूप से लगा देंगे तो सबकी बिक्री हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कोई अपरिचित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति न हो जो सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, बच्चों की सुरक्षा हो, इसके प्रति सतर्कता बरतनी पड़ेगी। व्यापार की सुरक्षा है, इन सब के प्रति भी हमें किसी संदिग्ध व्यवस्था के साथ संदिग्ध व्यक्ति से बचने की आवश्यकता है। सभी स्वनिधि योजना से जुड़े हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की इस महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश ने जो कार्य किया है, 12 लाख से अधिक लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे हैं। दूरदर्शन के साथ एक विशेष साक्षात्कार में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विदेशी उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से दुनिया में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत द्वारा अब तक लॉन्च किए गए 424 विदेशी उपग्रह में से 389 उपग्रह नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्षों में लॉन्च किए गए थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि 174 मिलियन अमेरिकी डॉलर में से 157 मिलियन पिछले 9 वर्षों में आए और इसी तरह अब तक अर्जित 256 मिलियन यूरो में से 223 मिलियन यूरो अकेले मोदी सरकार के शासनकाल में आए हैं। यदि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत गर्व की बात यह भी है कि यद्यपि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा दूसरे देशों की तुलना में बहुत देर से प्रारंभ हुई, उदाहरण के तौर पर अमेरिका की तुलना में, यूरोप के कुछ एक देशों की तुलना में या सोवियत यूनियन, लेकिन आज हम उस स्थिति में है कि न केवल हमारे इनपुट्स वो देश उपलब्ध करवा रहे हैं बल्कि उनके सैटेलाइट हमारे यहां से लॉन्च हो रहे हैं। कभी कल्पना की थी, कभी अनुमान लगाया था आपने कि अमेरिका जैसे सबसे पहला अपना मानव धरती पर, चांद की धरती पर उतारा था सन 1969 में, जब भारत अपना आरंभिक चरण में था अंतरिक्ष कार्यक्रम के, आज उसी अमेरिका के सैटेलाइट्स हमारे यहां श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो रहे हैं। और आपको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा दूंगा तो आपको हैरत भी होगी और आप गौरवान्वित भी महसूस करेंगे कि आज तक जो हमारे 424, ये मैं इसी महीने का आंकड़ा आपको दे रहा हूं, पिछले मई महीने 2023 तक 424 जो हमारे विदेशी सैटेलाइट हुए लॉन्च, हिंदुस्तान से थोड़े थोड़े पहले भी वो करते, उनमें से लगभग 390 या 389 या 390 मोदी जी के आने के बाद इन 9 वर्षों में हुए। और अमेरिका से जो सैटेलाइट्स लॉन्च हुए हैं उसमें से 174 मिलियन डॉलर भारतीय खजाने में जमा करवाया गया और उस 174 और जो यूरोप से हुए हैं उससे लगभग 256 मिलियन यूरोस। यानी जो देश हमसे बहुत आगे थे वो आज हमारी सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, हमारी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारी सेवाओं के लिए हमें रेवेन्यू भी दे रहे हैं। तो उस स्थिति में हम आ गए हैं। मैं तो ये कहूंगा कि भारत की जो शिखर पटल की तरफ ये जो उड़ान है उसमें पहला पड़ाव स्पेस का है। तो अंतरिक्ष के माध्यम से हम पहले ही विश्व की प्रथम श्रेणी के देशों में आकर के खड़े हो गए। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद इस रेल मार्ग पर फिलहाल यातायात शुरू हो गया है। रिकॉर्ड समय में मेन ट्रैक को बहाल कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद फंसे लोगों को सुरक्षित रूप से उनके गंतव्य तक भी पहुंचाया जा रहा है और मृत लोगों की शिनाख्त का काम भी जारी है। जहां भीषण दुर्घटना हुई थी वहां जीवन फिर से पटरी पर लौट आया है। शुक्रवार की शाम में जहां भीषण दुर्घटना से हर तरफ दुख और क्रंदन था, वहीं सोमवार को अप और डाउन दोनों ही पटरियों पर रेल का चलना थोड़ी राहत लेकर आया। चुनौतीपूर्ण काम को रेलवे और राहत बचाव की टीम ने कम समय में पूरी तत्परता के साथ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार दुर्घटना स्थल पर मौजूद रहे। वे मीडिया से बात करते हुए भावुक हो गए। एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये की भी बहुत सारी टीमें थी जो काम कर रही थी। जो मेन ट्रैक है उसको रिस्टोर कर दिया ताकि ट्रेनों का आवागमन में कोई बाधा ना रहे। चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन था क्योंकि
3 ट्रैक में 3 डिफरेंट ट्रेन अफेक्ट हुई थी। हमारी ट्रेन जो थी ट्रेन रहती है इस तरह के लिए, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। लोकल स्टेट अथॉरिटीज का जो वहाँ स्ट्रांग प्रेजेंस था और जो मिलके सबने काम किया है, उसके कारण काफी तेजी से राहत कार्य में काम हो सका और हमने कई जाने बचा पाए। इस बीच रेलवे ने अपने कर्मियों पर उठ रहे सवालों का खंडन किया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ ने कहा कि रेलवे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सब सही है। कुछ फेक न्यूज चल रहे हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। कुछ फेक नेम्स इंट्रोड्यूस किया गया है समाज का, कुछ ऐसे न्यूज बनाए जा रहे हैं कि स्टाफ एब्सकॉन्डिंग फ्रॉम ड्यूटी है। ये सब चीजें नहीं है। एवरी स्टाफ इज अकाउंटेड फॉर, सब अपना इंक्वायरी में पूरा असिस्टेंस कर रहे हैं। और जो फेक नेम्स इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टाफ का, वैसा भी नाम नहीं है। एक न्यूज और चल रहा है कि लोको पायलट्स डेड है, जो कि नहीं है। उनका इलाज एम्स में चल रहा है, एम्स होने समय इलाज चल रहा है। दे आर आउट ऑफ डेंजर, देयर कंडीशन इज स्टेबल। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक ने ओडिशा के बहनगा स्टेशन जाकर सिग्नल और नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है और जांच के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारण का पता चल पाएगा। सूत्रों के अनुसार बहनगा बाजार के सहायक स्टेशन मास्टर से कई घंटों तक मामले में पूछताछ की गई है। रेलवे सेफ्टी साउथ ईस्टर्न सर्कल ने इंक्वायरी शुरू कर दी है और वो अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे इंक्वायरी में से पता लगेगा उसके बाद शेयर किया जाएगा। इंक्वायरी में टाइम लगेगा, जैसे वो अपनी इंक्वायरी करेंगे उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। इधर बालासोर दुर्घटना स्थल पर फंसे 17 यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन भद्रक से चेन्नई रेलवे स्टेशन पहुंची। ओडिशा के मुख्य सचिव ने बताया कि 150 से ज्यादा मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है और उन्हें भेजने के लिए परिजनों की मदद की जा रही है। 950 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कुछ लोग फिर भी उनको अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चाहिए तो वो लोग रहेंगे, उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 170 डेड बॉडीज हैव बीन आइडेंटिफाइड। बॉडी आइडेंटिफिकेशन करके जब लौटने तक हम यहाँ का सब अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। ओडिशा में हुए रेल हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने इसमें रेलवे सुरक्षा से जुड़े कई मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 32 साल पहले वाराणसी में कांग्रेस नेता अवधेश राय की सनसनीखेज हत्या के मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए अदालत ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। एक अन्य धारा के तहत उस पर 20,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुका पाने की स्थिति में मुख्तार को 6 महीने और सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के दौरान मुख्तार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा था। उसने पहले खुद को बेगुनाह बताया, फिर अपनी उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। मुख्तार को 50 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद दशकों तक किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया जा सका था, लेकिन पिछले 1 साल के दौरान ही उसे 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं मामले में वादी पक्ष रहे अवधेश राय के भाई अजय राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये बहुत बड़ी जीत है और अदालत ने एक दुर्दांत अपराधी को सजा सुनाई है। ये हम लोगों की सबसे बड़ी जीत है। अवधेश राय हत्याकांड का जो एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर 91 का था, जिसमें मुख्तार अंसारी के मुकदमे में फैसला आना था, आज न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, जिसमें मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। 5 लोग अभियुक्त बनाए गए थे, 1 नामजद अज्ञात में थे। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अपने 2 दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर रायबरेली के सलोन विधानसभा पहुंची। स्मृति ईरानी सलोन विधानसभा के राजापुर चकबीबी गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुई और लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव के लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होता रहे। हम अमेठी वासी सभी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। प्रगति के पथ पर यूं ही प्रदेश अग्रसर रहे, इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी सदैव तत्पर हैं। वो जनता के हितों के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।
केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में भारत के अंदर अप्रत्याशित बदलाव आया है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 1947 से कुल $950 बिलियन का निवेश हुआ, जिसमें से $532 बिलियन सिर्फ पिछले 9 सालों में हुआ है। इससे ये सिद्ध होता है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट के बढ़ावे को लेकर निवेशक देशों को भारत पर विश्वास है कि अगर वो भारत में निवेश करेंगे तो इससे उनको अत्यधिक फायदा होगा। कोविड महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज और सुदृढ़ थी। 6.5% की दर से सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था ने ही गति पकड़ी हुई है। ये पिछले 9 सालों में किए गए कार्यों का नतीजा है जो सामने आ रहा है। उन्होंने रेलवे, हायर एजुकेशन और हर घर जल सड़कों के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को बताया। अच्छी आर्थिक स्थिति, समाज का ढांचा ठीक है, राजनीतिक स्थिरता है, इसका मतलब ये आकांक्षी भारत है, एस्पिरेशनल इंडिया है। ये वो भारत है जो आगे जाकर आसमान छूने की ताकत रखता है, और ये सारे बदलाव इस 9 साल के अंदर है। अगर हम अपनी जीडीपी को लेते हैं, हमारी जीडीपी तकरीबन $3.5 ट्रिलियन है। इसमें पहला ट्रिलियन आने में 67 साल लगे, दूसरा ट्रिलियन आने के अंदर 8 साल लगे, और तीसरा ट्रिलियन आने के अंदर मात्र 5 वर्ष लगे। हम 2014 के से पहले 10वें स्थान पर थे, आज हम 5वें स्थान पर हैं, और इस साल के समाप्त होने तक मुझे पूरी आशा है कि हम जर्मनी को पिछाड़कर 4थे स्थान पर आएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF को जारी किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कायम है। वहीं विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IIMC बंगलुरु प्रथम स्थान पर है। शिक्षा मंत्रालय ने इस वर्ष कुल 12 श्रेणियों में NIF रैंकिंग जारी की। इसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज, फार्मेसी, मेडिकल, लॉ और डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अलावा एग्रीकल्चर एंड एलीट सेक्टर्स और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग शामिल है। इस वर्ष NIRF में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का एक नया विषय जोड़ा गया है। साथ ही आर्किटेक्चर अनुशासन का नाम बदलकर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है। समग्र श्रेणी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास प्रथम पायदान पर है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान IIMC बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर है। वहीं विश्वविद्यालय की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु प्रथम, जबकि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU नई दिल्ली को दूसरा स्थान और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे पायदान पर है। बरेली के इज्जत नगर रेल मंडल ने डिलीशियस फूड निजी कंपनी के साथ मिलकर पहला 2 कोच वाला रेल कोच रेस्टोरेंट तैयार कराया है, जिसे बनाने के लिए खराब रेल कोच का प्रयोग किया गया है। इस रेल कैफे को इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर खड़ा किया गया, जिसमें लोगों को बैठकर नया अनुभव और अनुभूति होगी। रेल कोचेस में आपने अभी तक सफर का लुत्फ तो लिया होगा, लेकिन कभी सोचा भी नहीं होगा कि रेल कोच में बैठकर आप अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ ले सकते हैं। लेकिन बरेली के इज्जत नगर रेलवे स्टेशन पर आपको एक ऐसे ही कोच रेस्टोरेंट मिलेगा जिसमें आप अलग अलग वेज और नॉन वेज व्यंजनों का मजा ले सकते हैं। ये इज्जत नगर रेलवे स्टेशन का दूसरा रेल कोच कैफे है, जिसमें जो है लोगों के लिए एक रेस्टोरेंट जैसा फील लाने के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके ओनर संजीव जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये कंसेप्ट है, कैसे ये आइडिया आया और इसकी क्या खासियत है इस रेल कोच कैफे की। हमारे एनी रेलवे की तरफ से जब IZ नगर मंडल में ये कॉन्सेप्ट आया तो मेरा टच हुआ रेलवे वालों से, तो उन्होंने कहा कि इस टाइप से एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने 2-3 जगह देखा था, पहले इंदौर वगैरह में या भोपाल में अगर बात करें तो पहले रेल कैफे ये खुले हुए हैं, लेकिन वहां पे एक कोच का रेस्टोरेंट खुला हुआ था। तो मैंने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि आप एक कोच नहीं, अगर 2 कोच दें तो हम बहुत अच्छा सुंदर सा यहाँ बना सकते हैं और रेल पैसेंजर के साथ साथ बाहर की पब्लिक के लिए भी एक अच्छी सुविधा दे सकते हैं। जो आज तक रेलवे स्टेशन पे एक फील होती है पब्लिक की कि स्टेशन पे तो स्टेशन जैसा ही मिलेगा, लेकिन उसको उस फील को दूर करने के लिए, उस चीज का भ्रम दूर करने के लिए
कि एक अच्छा हाइजीनिक फूड भी रेल प्रेमिसेस में अवेलेबल रहेगा। अलीगढ़ में आधुनिकता व औद्योगिक विकास की रफ्तार के बीच पर्यावरण का तेजी से ह्रास हो रहा है। इसमें सबसे अधिक घातक निस्तारित न होने वाले प्लास्टिक हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक का हर घर बाजार पर कब्जा है। प्लास्टिक मानव जीवन के लिए अभिशाप बन गई है, लेकिन अलीगढ़ में प्लास्टिक से कोयला बनाने में सफलता हासिल कर पॉलिथीन की समस्या का निदान पा लिया गया है। नगर निगम व A2Z कंपनी के समन्वय से ये काम मथुरा रोड पर स्थित प्लांट में किया जा रहा है। प्लांट में 435 टन कूड़ा रोज आता है। इसमें लगभग 80 टन प्लास्टिक कचरा अलग होता है। इसको निस्तारित करते हुए करीब 25 टन कोयला बन रहा है। नगर आयुक्त ने बताया कि ड्राइव इसको प्रोसेसिंग करने के बाद कोयला बना रहे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। हमारे यहाँ जो A2Z के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें हमारे द्वारा उनके द्वारा एक प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, जिसमें कि वेस्ट को, जो ड्राई वेस्ट है, उसको प्रोसेस करने के बाद उसका 70% वैल्यू कोयले में उसको कन्वर्ट करते हैं, कोल बेसिकली, जो कि उनका एग्रीमेंट भी हो चुका है सीमेंट इंडस्ट्रीज और पेपर मिल्स के साथ, जहाँ पर वो यूज़ होता है। तो ये एक अच्छा प्रयास है कि हम लोग कोयले में भी बहुत सारी वैल्यू हम लोग निकालते हैं और इसी से जो एनर्जी बनती है उसको हम दोबारा कहीं रीयूज कर रहे हैं। प्रयागराज जिले के बहुचर्चित राजू पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और अतीक अहमद के शार्प शूटर अब्दुल कवी की पुलिस को मिली 36 घंटे की रिमांड के दौरान सराय अकेल थाना पुलिस अब्दुल कवी को लखनऊ से रिमांड पर लेकर रविवार को कौशाम्बी पहुंची थी। पुलिस ने अब्दुल कवी को लेकर यमुना की तराई में कई स्थानों पर छापेमारी की। पुलिस को अब्दुल कवी की निशानदेही पर बोरी में भरकर जमीन के अंदर दबाया हुआ कई अवैध तमंचा, रिवॉल्वर, कारतूस और देसी बम बरामद हुआ है। एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब्दुल कवी को 36 घंटे की रिमांड पर लाया गया था। वो मृतक माफिया अतीक का बेहद करीबी रहा है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई अवैध तमंचा, रिवॉल्वर, कई जिंदा कारतूस और देसी बम बरामद किया है। देखिए, अब्दुल कवी को सरायकिल थाने के एक मुकदमे में 36 घंटे के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा मिला हुआ है। उसमें 20 315 बोर और 12 बोर के तमंचे और एक रिवॉल्वर मिली हुई है। कुछ विस्फोटक मिले हुए हैं और 315 और 22 बोर के कारतूस भी मिले हुए हैं। उसको सकुशल जेल में दाखिल कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो आगे हम लोग करेंगे। और अंत में नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 21वीं सदी का भारत पर्यावरण रक्षा के लिए स्पष्ट रोड मैप के साथ कर रहा है प्रयास। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैंग्रोव पहल मिष्टी की लॉन्च। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम स्वनिधि महोत्सव एवं जागरूकता अभियान का किया शुभारंभ। 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। बत्तीस साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सुनाई उम्र कैद की सजा। उस पर 1 लाख रुपए का भी लगाया गया जुर्माना। बालासोर रेल दुर्घटना के बाद बहनगाम में अप डाउन लाइनों पर सुचारू रूप से बहाल हुआ यातायात। 170 से ज्यादा मृतकों की अब तक हो चुकी है पहचान। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लिस्ट 2023 में देश के विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु नंबर 1, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास ने मारी बाजी। IIM अहमदाबाद प्रबंधन संस्थानों में अव्वल। और समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।